राम राम अरिहंत भाई, राम राम निशांत भाई। राम राम रोहित भाई। भाई आप लोगों का पिछला एपिसोड देखा, बहुत मजा आया देख के। लेकिन फिर उसके बाद मेरे मन में बहुत जिज्ञासा भी उठी, क्योंकि देखिए क्या है ना, एक तो होता है जो भीतरी या इनसाइडर व्यू होता है किसी जगह का, और एक होता है बाहरी दृष्टिकोण जो है, जो मेरा है। तो मेरे जैसे लोग जिनको हरियाणा के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से बड़ी चर्चा करूं और फिर देखते हैं चर्चा किस दिशा में जाती है। तो अगर आप लोगों की सहमति है तो शुरू करें। जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कभी देखो, हमारे जैसे आउटसाइडर्स के लिए हरियाणा और पंजाब कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ के देखे जाते हैं, तो हम लोगों को उसमें ज़्यादा फर्क हम देख नहीं पाते हैं, या हमारी दृष्टि उतनी सुदृढ़ नहीं है कि हम उसे देख सकें। तो हरियाणा और पंजाब में जो डिफरेंस है या जो भिन्नता है वो कहाँ से आती है और कैसे आती है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो ये रीजन अलग रहे हैं हमेशा। 57 से पहले भी हरियाणा और पंजाब का आपस में कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, कल्चरली कोई कनेक्शन नहीं रहा। ये जो एक भ्रांति पैदा हुई है बाहर के लोगों में कि हरियाणा और पंजाब एक ही जैसे लोग हैं। एक तो थोड़ी टोनल लैंग्वेज है, तो जो बाहर वाले हैं मतलब टू द अनट्रेन्ड ईयर वो एक जैसी लगती है कि थोड़ा गुस्से से में बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ ऐसा सिमिलरिटी कुछ है नहीं। 57 के बाद 90 साल से ज़्यादा, मतलब 1966 में अलग हुए हैं, तो 100 साल से भी ज़्यादा का सफ़र रहा साथ में। लेकिन फिर भी एक कल्चरल एसिमिलेशन नहीं हो पाई दोनों स्टेट्स में, अगर आप देखोगे, क्योंकि बिल्कुल ही आप बेस लेवल पे चीज़ें अलग हैं। हरियाणवी जो लैंग्वेज है या जो हरियाणवी कल्चर भी है, वो आपका वेस्टर्न यूपी और दिल्ली से ज़्यादा मिलता है, उसकी लैंग्वेज भी ज़्यादा मिलती है। पंजाबीज एथनिकली हरियाणवी से डिफरेंट है, उनके नैन नक्श आपको अलग लगेंगे इफ़ यू सी इट, थोड़ा ध्यान से उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे ना। तो और वहाँ भी क्या था कि फोकस जो था हरियाणवियों का वो इंटरनल रहा, जैसा पंजाबियों का अपने ऊपर फोकस रहा है। तो दोनों की हिस्टोरिकल ग्रोथ 57 तक अलग अलग रही थी, अलग अलग कॉन्सेप्शंस थे। 57 में आने के बाद भी वो रीजन अलग तरीके से एक मतलब सौतेले भाई की तरह ट्रीट किया गया विद इन द लार्जर पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल टाइम्स में भी, और इवन आफ्टर जो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा। तो ये कहना बाहर के लोगों को लग सकता है, कुछ लोगों को शायद गुजराती और मराठी भी एक जैसे लगते हो, तो ये कुछ वैसी भ्रांति है, तमिल और तेलुगु एक जैसे लगते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क है। एक चीज़ और जो मैंने देखी है, और वो राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ कि हरियाणा की राजनीति जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स के साथ बहुत मेल खाती हुई चलती हुई देखी है मैंने ओवर द ईयर्स। लेकिन ये है कि हरियाणा की राजनीति ज़्यादातर जो लोग समझते हैं, तो उसमें दो ही चीज़ें याद आती हैं, या तो जो लाल की जो पॉलिटिक्स है, देवी लाल, भजन लाल, वंशी लाल, या फिर जो अभी की जो आजकल जो चल रही है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा भावी हैं दूसरे पे, या अब जो जिस तरह की जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स है। लेकिन हरियाणा की राजनीति तो उससे बहुत पुरानी भी है ना, तो उसके बारे में ज़्यादा कभी ना जानकारी मिलती है, ना कभी हमें परिचय मिलता है। तो कुछ उस पर प्रकाश डालोगे? पुरानी वाली पे तो निशांत भाई का काफ़ी एक्सपर्टीज है। अच्छा, नई वाली पे मैं बात करूँ, पहले नई पे कर ले फिर पुराने पे करते हैं। नहीं, नई वाली में भी देखो ना कि एक तो मेरे को जो सबसे बड़ा वो लगता है ना कि कभी भी जब से आज़ाद मतलब हो गए 1966 में जैसे अलग हुए पंजाब से, तो वो विक्टिमहुड वाला जो नरेटिव था वो कभी था ही नहीं। जब हम एक्चुअली में विक्टिम थे 1947 से 1966 में, तब भी वो नहीं था कि हमको अलग होना है। जब वहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ कि पंजाबी सूबा चाहिए, तो यहाँ पे लोगों ने एक थॉट आया कि यार कि दिल्ली नहीं जाना है, या दिल्ली एक लार्जर दिल्ली स्टेट बनना है, या हरियाणा अलग बनना है। तो वो थॉट बाद में शुरू हुआ। जब शॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, तब लोगों को एक्चुअली में पता चला कि यार डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे साथ हो रहा है, ये तो ऐसा ही बोल रहे हैं। तो विक्टिमहुड वाली बात कभी भी पिछले जब से आज़ाद हुआ है कभी नहीं रही। एक ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जैसे पंजाब में ना अलग होने के बाद भी विक्टिमहुड बढ़ता ही गया है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस एंगल है और उसमें अलग अपने आप को अलग दिखाने की। जबकि हरियाणा में लोगों का कोई भी ये नहीं है कि मेरे को मतलब हमको अलग है देश से, वो हमेशा कहते हैं इंडिया फर्स्ट। कास्ट का जो सुप्रीमेसिज्म है जाटों में थोड़ा बहुत, तो वो भी मतलब एक सेकेंडरी है। जब देश की बात आती है तो फिर वो कहते हैं इंडिया फर्स्ट, है ना। तो और ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पंजाब में आपको देखा PANJ भी लगाने लग गए हैं आजकल लोग। तो ये सब मतलब वो वाली बातें हैं नहीं कभी भी। और विक्टिमहुड ना तो लोगों ने कभी खेला, और ना ही एक अच्छी बात ये भी रही कि जो भी पॉलिटिक्स में रहा, जो भी CM बने या जिन्होंने राज किया,
उन्होंने कभी भी कम से कम दिल्ली से तो कुछ डिमांड्स नहीं रखी, लेकिन जैसे आप चंडीगढ़ की बहुत डिमांड सुनते हो कि पंजाब से कि हमको चंडीगढ़ मिलना चाहिए था, हमको ये सिरसा मिलना चाहिए था, फतेहाबाद मिलना चाहिए था, या कुछ एरियाज उसके मिलने चाहिए थे, हमारे साथ धक्का हुआ है ये वो। पंजाब के जो दिल्ली दरबार और ये सब पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं ना, ये कभी भी हरियाणा में नहीं हुआ। इसीलिए जब आप वोटिंग पैटर्न्स देखोगे कम से कम पिछले 25 साल के, तो 91 में अगर आप शुरुआत करो, 91 में कांग्रेस की सरकार ऊपर भी थी नीचे भी थी, 96 में बदली, यहाँ पे भी बदल गई, 96 से 98, 99 से 2004 तक, 5 तक, बल्कि 2000 से 5 तक कांग्रेस उधर एनडीए की सरकार थी और इधर भी एनडीए की सरकार थी, चौटाला की। फिर आप देखो 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और अब 10 साल होने वाले हैं बीजेपी की सरकार है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये जो साइकिल है ये हमेशा ही नेशनल इलेक्शंस के उससे चलती रही है, जो कि मेरे को लगता है पंजाब में कहीं ना कहीं अलग हो गई है। वो सब उनकी जो पॉलिटिक्स है, रिलीजियस मिक्स है, 1980s 90s का जो माहौल है, शांति भी आई तो वो एक तरीके से टेम्परेरी आप कह सकते हो उसको। तो ये इसका मेरे को मेन रीज़न लगता है कि विक्टिमहुड नैरेटिव नहीं है, एक रिलीजियस एंगल नहीं है। और लोगों का मतलब मेरे को तो यही दो एक बड़े फैक्टर्स लगते हैं, और उनको कुछ खास नहीं है। दिल्ली को देखिए आप, दिल्ली का पूरा नॉर्थ का एरिया, वेस्ट का एरिया, पूरा का पूरा हरियाणा को अगर मिलना चाहिए था उस हिसाब से, लेकिन नहीं मिला। विशाल हरियाणा की बात होती है कि वेस्ट यूपी का एरिया है जहाँ पे सो कॉल्ड जाट लैंड जो बोलते हैं, वो मिलना चाहिए था। मथुरा आगरा तक बहुत सारे जाट हैं, उसी तरीके से भरतपुर में, राजस्थान में, और राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट उसमें भी। तो ये पूरा का पूरा विशाल हरियाणा की डिमांड अभी होने लगी, क्योंकि पहले तो जितना मिला उतना मिला, उसमें भी कुछ ये नहीं किया कि हमको ये मिलना चाहिए था, बल्कि चंडीगढ़ का और मोहाली का ये जो एरिया है ये भी हरियाणा को ही दिया गया था ओरिजिनली। लेकिन कोई विक्टिमहुड नहीं, अभी भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चंडीगढ़ की डिमांड जब वहां से उठती है ना तभी ये बात आती है। एक बात है SYL की, जो जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक ये था कि 1980s के बाद, 1985 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे बड़ी जो मैंडेट मिली थी मेरे ख्याल से 90 में से 85 सीट जो आई थी वो देवीलाल की आई थी। वो सिर्फ SYL का मुद्दा था उस टाइम पे। वही एक उस पे मेरे ख्याल से एक इशू पे जब इलेक्शन हुआ है वो तभी हुआ है। 87 का इलेक्शन था, और उसमें हुआ क्या था कि 85 में जो राजीव गांधी ने अकॉर्ड कर ली थी, लोंगोवाल जो अकॉर्ड थी ना, उसमें तो उन्होंने बेसिकली सारे एक तरीके से चीज़ें हरियाणा के हक जो हैं वो सरेंडर कर दिए। चंडीगढ़ वाला मामला भी, आपके हिंदी स्पीकिंग एरियाज भी, SYL भी, तो एक तरह से उनकी अपॉइंटमेंट की पॉलिटिक्स का ये जो भी, तो हरियाणा में एक जेन्युइन इसके अगेंस्ट वो था कि यार पहले तो 66 में हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है, इतना बैकवर्ड स्टेट हमने खुद 20 साल में मेहनत करके उठाया है, इसको इस लायक बनाया है। फिर आज भी जब बात हो रही है, जब इंदिरा गांधी ने बात की थी कि भाई तुम हिंदी स्पीकिंग एरियाज ले लो, या शाह कमीशन जो बात कर रहा है, आप बिल्कुल हिस्टोरिकल जो रियलिटी है उसको ओवरटर्न करके अपीज करने की कोशिश में, तो एक जेन्युइन सेंटिमेंट था। और उस चक्कर में उनकी तो 90 में से कोई 85-86 सीट ताऊ देवीलाल की पार्टी उस टाइम जीत गई थी। और ये भी उसके बाद भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार जजमेंट आ चुकी है। 2004 का हुआ, हरियाणा के फेवर में गई है सारी। हाँ, और 2016 में क्या किया प्रकाश सिंह बादल ने, वो सारी की सारी जो कनाल बनाई थी पंजाब वाली साइड में, वो सारी की सारी तोड़ के जो जमीन सरकार ने अधिग्रहण किया था वो सारी की सारी वापस किसानों को दे दी। उनको मतलब रेट भी मिला उनके खेतों के इसका, और वापस भी मिल गए खेत सारे के सारे। तो उसके बाद भी आप देखो 4 साल बाद ये किसान आंदोलन होता है, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिलता है? हरियाणा से मिलता है। भाई जो सारा खाना पीना जाता था वो सारा का सारा हरियाणा के गांव से गया है। रोज ट्रैक्टर भर भर के खाना पहुंचाया जाता था सारी प्रोटेस्ट साइट्स पे। तो उनके अंदर ये बिल्कुल भी मेंटेलिटी है ही नहीं। और कहीं ना कहीं वो शायद उसमें कहीं ना कहीं रिलीजन का भी एंगल है कि वी डोंट फील विक्टिमाइज, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो तो उसमें है। वो तो हरियाणा के लोग। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मुझे लगता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम्स। कि कई बार किसी टाइप की कॉन्शियसनेस ना होना भी अच्छी चीज़ होती है। जैसे अब पंजाब में क्या है, एक हिस्टोरिकल उसको नैरेटिव दिया जाता है अगेंस्ट दिल्ली, कि दिल्ली दुश्मन रही है पुरानी, मुगल टाइम से ही। सच बात है। अब हरियाणा के पास ऐसी कोई हिस्ट्री तो है नहीं। पानीपत में 2 युद्ध मुगल काल में ही हुए हरियाणा में। अब्दाली आया, नादिर शाह आया। लेकिन हरियाणा में क्योंकि अब कई बार एक राज ना होना भी कई बार अच्छा है,
कि डिवोल्यूशन ऑफ पॉलिटी था, बिल्कुल बिल्कुल। कि डिसेंट्रलाइज पॉलिटी थी, तो कोई एक इकट्ठा नैरेटिव नहीं बन पाया, कोई विक्टिमहुड का सेंस जो है, तो इसलिए वहाँ खाप का सिस्टम और अपनी ज़मीन से जुड़े रहना वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाली, वो लोग कॉन्शियसनेस सोसाइटल लेवल पे है, वो पॉलिटिकल एरिना में स्पिल ओवर नहीं करती। तो कई बार इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली चीज़ भी है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। एक सवाल जो मेरे साथ दिमाग में और भी आता है, आपने इग्नोरेंस इज ब्लिस की बात करी, अगर आप देखो तो आज की तारीख में अगर मैं ये बोलूं कि हरियाणा जो है वो दरअसल वैदिक संस्कृति की विरासत का मालिक है नॉर्थ इंडिया में, तो वो मेरे को लगता है गलत नहीं होगी बात नेसेसरली। और कहीं ना कहीं शायद वही एक कारण है, अब ये मेरी सोच है, कि जैसे आर्य समाज का भी प्रभाव हरियाणा में काफ़ी प्रखर रहा, तो क्या ये बात सही है सोचना, और कितने हद तक आपको लगता है ये बात मतलब सही दिशा में जा रही है, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो? अच्छा, इसकी कुछ एनालॉजीज तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सीधे सीधे हम एग्जांपल मिलते हैं कि आर्य समाज ने इतनी ज़्यादा ट्रैक्शन हरियाणा में क्यों हासिल की। अब वैदिक रिलीजन की आपने बात की, तो वैदिक रिलीजन इज सिंपलर, क्योंकि हिंदू धर्म में अगर हम हिस्टोरिकली देखें, अब उस पर भी बहस है, लेकिन कर्म कांड और मूर्ति पूजा या बाद में जो भी है, जो त्रिमूर्ति है, उनका आगमन, वो सब धीरे धीरे फेजेस में होता है। बिल्कुल। वैदिक में हम देखते हैं कि बहुत सिंपलर है, हवन का कॉन्सेप्ट है, इस टाइप की जो चीजें हैं ना, आहुति देना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, गण का सिस्टम दिखता है, रिपब्लिक दिखता है। आर्य समाज भी सब वही बातें कर रहा है। और हरियाणा की रियलिटी 1880s 1890s में जब आर्य समाज का उदय हो रहा है उस सोसाइटी में, तो आप देख सकते हैं कि वो ट्रैक्शन मिल रहा है उस आइडियाज को। क्योंकि एक तो ना प्रॉब्लम क्या होती है कि आप हरियाणवी सोसाइटी को, जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी रही है यूपी, ईस्टर्न यूपी बिहार की, उससे यहाँ का कास्ट स्ट्रक्चर भी आप मैच नहीं कर सकते। हाँ। प्रॉब्लम क्या है कि आप जब उसको कास्ट के एंगल को, प्रताड़ना को, धर्म को उस वेंटेज पॉइंट से देखते हैं, तो आप हरियाणा को समझने में गलती करते हैं हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा 80s तक, 1980s तक, जब तक कमर्शलाइजेशन का दौर नहीं आया था हरियाणा में, तो हरियाणा के विलेज का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो वहाँ जो 36 बिरादरी का भाईचारा कहा जाता है, अलग अलग कास्ट है वहाँ हर, और ऐसा ही नहीं कि जाट ही है हरियाणा। एक्चुअली ये जो 36 बिरादरी की बात है ना, वो सबसे ज्यादा जाट ही करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया। इससे तो मेरे को और भी चीज याद है, गुरु जम्भेश्वर जी जो बिश्नोई समाज की बात करते हैं, तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो नंबर है मेरे ख्याल से जाट समुदाय से ही आता है। जाट लोग कन्वर्ट हुए बिश्नोई। और एक ये दिक्कत ये भी है कि मेरे को लगता है कि देखो, अगर आर्य समाज की बात करते हैं, तो जो उसके लीडर्स बने शुरुआत में, वो कहीं ना कहीं सारे जाट समुदाय से थे मोस्टली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और ये जाट समुदाय की एक विशेषता देखिए आप, मुल्तान से लेके पूरे पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, आप पंजाब वाला जो पाकिस्तान है, ये पूरा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट यूपी हो गया, ये पूरा का पूरा जाट है यहाँ पे मेजोरिटी में। मेजोरिटी में नहीं, मतलब एटलीस्ट 30 to 40% पॉपुलेशन है एक कम्युनिटी का। और कितनी जगह बटे हुए हैं ये, इस्लाम में एक्सेप्ट हो गए, इधर सिखिज्म में, इधर हिंदुइज्म में बिश्नोई भी बन गए जो बचे हुए थे, तो उसमें भी हिंदुइज्म में भी आपका वैदिक धर्म आ गया, तो ये सनातनी भी हैं। और फिर आर्य समाज का एक मूवमेंट आया, तो उसको भी खुले बाहों से स्वीकार किया। तो बहुत ही उस तरीके का है कि मतलब सिंपलिस्टिक लोग हैं जो भी शायद आता है, तो उनको नए नए आइडियाज से बहुत शायद प्रेम है, पता नहीं। बट उसमें ये मेरे को बहुत इसलिए दिलचस्पी लगती है इस विषय में, क्योंकि आप अगर हरियाणा को जैसे हम बाहर से देखते हैं, जाति की प्रेजेंस है, लेकिन जातिवाद नहीं है, जातिवाद उस स्तर पे नहीं है विशेषतः। जैसे मतलब आपको, जैसे कि आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखे या मध्य प्रदेश में दिखे। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ना, कि पुराने टाइम पे जो जातिवाद का बात करते हैं, अब गांव में, जैसे मैं छोटा हूँ, मैं 4-5 साल का हूँ, तो गांव में झोड़ है, तालाब है, तो बच्चों को मना करते हैं कि यार वहाँ मत जा, या नहाने मत जाइयो, अकेला मत जाइयो। तो कोई चला जाता है ना, तो गांव में परम कर्तव्य होता है कि पहले तो इसको पीटो। किसी ने अपनी हद से कोई लांगी है ना, हरियाणा का समाज ऐसा था कि वहाँ बच्चों की पिटाई, किसी की पिटाई को बुरा नहीं मानते, इसको ठीक करने के लिए। इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं हम राजस्थानी समाज से, यहाँ जहाँ कास्ट का प्रभुत्व रहा होगा। इस केस में क्या है, कोई लोअर कास्ट बंदा भी अगर है गाँव का, किसी भी जाति का हो, उसने मुझे कुएं पे देख लिया, कुएं के पास देख लिया, मुझे रात को कहीं खेत में देख लिया, मुझे झोड़ के पास देख लिया, वो मुझे पीटते हुए लाएगा। ये बड़ा कॉमन है, वहां ये नहीं है। और वो आके मेरे बाप को कहेगा कि रे तेरा छोरा उड़ा खड़ा था, संभाल ले अपने ने। यहाँ
वो मेरे से कास्ट में सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो है यहाँ वो नहीं है कि वो मेरे को हाथ नहीं लगा सकता, वो मुझे झुक के बात करेगा। अब यहीं कहीं बिहार का या ईस्टर्न यूपी का जिक्र होता तो वो डर जाता बिल्कुल कि ये तो साहब लोग हैं। तो हरियाणा में इस लेवल पे इक्वालिटी थी, और कास्ट वाइज भी ये था कि आपस में हुक्के का आदान प्रदान, खाट पे बैठना, ये यहाँ हमारे यहाँ नहीं था कि तेरे को नीचे बिठाएंगे या तू हुक्का नहीं पी सकता। जाट तो कहते हैं कि जाट का हुक्का हर कोई पी सकता है, इवन अहीर गुजर जाट वगैरह, तो ये सोशल इक्वालिटी यहाँ रही है। क्योंकि आप गांव का स्ट्रक्चर देखोगे जहाँ एक डोमिनेंट फार्मिंग कास्ट है, सब खेत के सहारे ही जीवन यापन कर रहे हैं। सही बात है। ठीक है, तो यहाँ कास्ट का, क्योंकि आप डेली लाइफ में वही आपके खेत में आपके साथ काम कर रहे हैं, घर पे वो चारा कटवा के ला रही है, तो इसमें जो पोल्यूशन के नॉर्म्स हैं, प्योरिटी एंड पोल्यूशन के, सेग्रीगेशन के, ऊंच नीच के, वो उस लेवल तक नहीं आ सकते। तो अगर मैं या हम कास्ट को या जाति को हम नकार नहीं रहे हैं, उसकी रियलिटी को नहीं, सही बात है। जातिवाद का जो आजकल चल रहा है कि ये तो मतलब हम प्रताड़ित ही रहे और हमारा तो कोई स्वर ही नहीं थे किसी भी लेवल पर। लेकिन देखिए इसमें क्या है, जातिवाद तो है और अभी भी उसके दिख जाते हैं। जैसे कोई आता है तो उसको अलग बर्तन देने का आज भी कई परिवारों में, बहुत सारों में नहीं होता है लेकिन कई परिवारों में उसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन होता है कि अलग बर्तन में उसको चाय दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि बैठने का जो है उसको अलग बर्तन में दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बैठने का, आपस में बात करने का, घूमने का, वो अभी भी है, मेल जोल है। लेकिन वो जातिवाद भी है और कहीं ना कहीं आपस में एक मजबूरियां भी हैं। शायद मैं बोलूंगा जैसे फ्लेक्सिबल सिस्टम है, फ्लेक्सिबल है कि कहीं ना कहीं अपने आप को रिजिड नहीं है जितना आप सोचेंगे कि जैसे आपको इन स्थानों पे दिखता है। जातिवाद है बट उसका एक अलग स्वरूप अलग है उसका। बिल्कुल आपने बताया जैसे, और उल्टा जातिवाद की जगह जैसे अगर मैं कहीं पे द्वंद्व देखता हूँ तो जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, शहरी और ग्रामीण इलाके का द्वंद्व बहुत दिखता है कि वहां पे शहर का छोरा या शहर की छोरी जो है वो मतलब बदनाम है, हाँ। और शहर में भी गांव का छोरा या गांव की छोरी जो है वो मजाक का पात्र है। हाँ। तो ये कहाँ से निकला, और ये इसका जो मतलब जो परिवेश है वो कहाँ से आता है, वो क्या किन परिस्थितियों से वो उत्पन्न हुआ है? ये तो निशांत भाई ने बताया ही था पिछले वाले एपिसोड में कि किस तरीके से जो स्टीरियोटाइप्स बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टीरियोटाइप सिर्फ शहरों में बने हैं कि ये गंवार हैं या ये हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि गाड़े गए और अगाड़े आ गए, तो वो वाला भी है कि ये लोग जो हैं वो मतलब उस तरीके से कंजर्वेटिव नहीं है, मतलब खुले तरीके से घूंघट नहीं करते, या उस तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स थे। कास्टिज्म में ये लोग बोलते हैं कि अपर कास्ट ने सिर्फ लोअर कास्ट को वो एक बिल्कुल जो गलत शब्द हैं वो सब उनके लिए बनाए हुए हैं। अच्छा, आप देखोगे हरियाणा में मेरे को खासकर जाटों के लिए हैं, और किन्होंने बनाया दूसरी कास्ट, हर कास्ट का आपको एक, हर कास्ट वाले दूसरे को, ये तो मतलब तो वो वर्ड आपको एक मिल ही जाएगा। तो वो बेइज्जती में भी क्वालिटी है। हाँ, वेरी गुड। तो वो ऐसे नहीं है कि सबके लिए समानता है, वो सब एक दूसरे की बेइज्जती कर सकते हैं। सही है। और इस शहर वाली बात पे एक चीज और मैं जोड़ूंगा, अगर आप देखोगे ना तो हरियाणा में कोई लार्जर शहर रहे ही नहीं, ये छोटे कस्बे ही थे सब। सही बात है। मतलब एक्चुअली में यस, अगर आप देखोगे तो कोई दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का इतना ज्यादा प्रभाव है, ये इतना बड़ा शहर है, इसके नीचे कोई मतलब मेजर शहर अब हिसार है, रोहतक है, ये कोई इतने बड़े सेंटर्स नहीं रहे, ये रूट पे रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, बिकॉज मैंने कुछ समय पहले नंबर देखे थे पॉपुलेशन के, क्योंकि कुछ पॉलिसीज है जैसे मिलियन प्लस सिटी की बात करते हैं, हरियाणा में कोई मिलियन प्लस सिटी है नहीं। गुड़गांव नहीं, मिलियन प्लस नहीं है, कोई मिलियन प्लस सिटी नहीं है। नहीं, गुड़गांव तो है नहीं, कोई सेंसस में मिलियन प्लस सिटी। और गुड़गांव भी 40 साल पहले तक से 80s तक ऑब्स्क्यूर विलेज था, बेसिकली विलेज ही था एक तरह से। वो तो सैटेलाइट टाउन बन गए ना, गाजियाबाद हो गया आपका, मतलब फरीदाबाद बहुत बड़ा था उसके मुकाबले, गुड़गांव तो बाद में बहुत बड़ा होना शुरू हुआ। 2004-5 के बाद गुड़गांव बहुत ज्यादा बड़ा। एक्चुअली ये 1947 के बाद जैसे जो पंजाबी पॉपुलेशन आई है और वो पूरे जीटी रोड पे जैसे उन्होंने आना शुरू किया, रहना शुरू किया, गांव जो छोटे छोटे कस्बे थे उस समय, हालांकि हिस्टोरिकली वो बहुत बड़े टाउन्स रहे हैं, सिटीज रही हैं, तो क्योंकि जीटी रोड बेल्ट तो पूरा इंपॉर्टेंट था, तो इस बेल्ट पे वो सारे रहना शुरू किया। और क्योंकि एंटरप्राइजिंग थे, बिजनेस करना जानते थे, उनका खेती से कोई मतलब नहीं था, तो उन्होंने वो कल्चर जो अर्बनाइजेशन का जो फर्स्ट फेज है हरियाणा में, कह सकते हैं कि वो वहाँ से आया है। उसके बाद एनसीआर के वजह से गुड़गांव, फरीदाबाद इनका भला हुआ, और उसके बाद फिर सोनीपत और ये सब जैसे रीजनलिज्म से भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो पॉलिटिक्स में हमारा रीजनलिज्म है, तो अगर बंसीलाल है तो वो फोकस कर रहे हैं भिवानी को कुछ डेवलप करना है, भजन लाल है तो वो हिसार पे फोकस कर रहे हैं, चौटाला है तो सिरसा
के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और चौटाला ये हुड्डा आए तो उन्होंने सोनीपत रोहतक झज्जर हाँ, इस बेल्ट को पे ही पूरा फोकस किया। बिल्कुल। तो उनका क्योंकि बदलती रही सरकारें तो सबने अपने अपने उस पर फोकस किया, तो कोई ना कोई ऐसे अर्बन सेंटर्स बढ़ते ही गए। तो एक ये सेकंड फेज थर्ड फेज आप बोल सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, क्योंकि इससे क्या हुआ है, जो अभी पिछले हाल के कुछ 2 दशक में अगर आप नोट करें, ऑब्जर्व करें, जो हरियाणा में जो खासतौर पे जो युवा जन था उसको बड़ा एक्सपोजर मिला है। पहले तो सिर्फ आर्मी के माध्यम से, आर्म फोर्सेस की नौकरी के माध्यम से थोड़ा बहुत हरियाणा के बाहर का एक्सपोजर था, या जैसे आपने अपने पिछले एपिसोड में बोला था, वो तो बिल्कुल मतलब गाँव के बाहर का एक्सपोजर पहले तो आया था। अब तो हरियाणा के बाहर का भी एक्सपोजर है, लोगों से एक्सपोजर है। कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है कि जो हरियाणा का जो युवा है उसको इंटरेस्ट है, उसको दिलचस्पी है दुनिया जानने की, दुनिया समझने की। और बड़े मतलब ये आप उसको पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। दूसरी बात, इसकी वजह से आपको लगता है कि अभी हाल फिलहाल में जैसे एक माइग्रेशन का ट्रेंड जो शुरू होता हुआ दिख रहा है हरियाणा के अंदर, क्या वो इसका परिणाम है? अच्छा, इस पे ना एक थ्रेड लिखा था पीछे, और मेरे को याद आ रहा है, उसमें एक वर्ड यूज़ किया था मैंने, हरियाणवी स्पिरिट फॉर एडवेंचर। होता क्या था कि जब गांव में आप रह रहे हो ना, सारी उम्र आप वहाँ काट रहे हो, आपका मेन काम है खेती करना। खेती करते हो आप 10 चीज़ें, 10 स्किल सीखते हो। मैं लॉकडाउन में गाँव में गया, 3 महीने मैंने धान की खेती करी, तो मुझे 10 चीज़ें खुद समझ में आई कि ये कितना हार्ड काम है। और आप ये करते हो ना तो आप लाइफ में इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हो, सांप निकल रहा है, सांप मार दिया। मतलब रात को ओसरा करना पड़ता है, तो रात को 2 बजे खेत में जा रहे हो, पानी ठंडे, पानी नहर से पानी लेके आना पड़ रहा है 3 किलोमीटर दूर। ऐसी लाइफ स्किल आपको कौन चीजें देगी? तो वो लोग उसी में इन्वॉल्व थे, लेकिन एक इनेट स्पिरिट ऑफ एडवेंचर जो आपके गांव में, आपके खेत में पूरी हो रही थी, अब वो पूरी नहीं हो रही। तो अब लोग क्या है, अब अलग अलग माध्यम, जैसे अब ट्रैवलर्स निकले हुए हैं हरियाणा के, वो सारी जगह घूम रहे हैं। तो जो चीजें दबी रह गई थी, या जो फिजिकल लेबर के थ्रू आपकी निकल रही थी, खेत में निकल रही थी, आपकी और मेहनत में निकल रही थी, अब मॉडर्न लाइफ में आप उसे कहीं और ढूंढ रहे हो, उसको चैनलाइज कर रहे हो, उस एनर्जी को। तो माइग्रेशन भी जो है वो नए विस्टार्स आपके लिए खोल रही है। एक इसमें वो मैस्लोस हायरार्की भी है ना, कि आपके जो हायरार्की ऑफ नीड्स, हाँ वो तो है, वो पहले वो सफिशिएंट नीड्स नहीं थे। अब मतलब पैसा है ही नहीं कि भाई खेती से ही इतना पैसा आ रहा है कि तुम जा ही नहीं सकते हो। अभी लोगों के पास ठीक है, एक सेल्फ सफिशिएंसी है कि घर का काम चल जाएगा। तो अब नए नए एवेन्यूज आ गए हैं, यूट्यूब पे आ रहा है, तो वहाँ पे इनकम कर रहे हैं, तो लोग वो भी चला रहे हैं। तो ये एक तरीके से वही है कि एक पहली जनरेशन ने एक नीड आपकी फुलफिल किया, दूसरा थोड़ा आप देख रहे हो कि मैं एक कॉमेडियन है, उसका काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है, काफ़ी गुप्ता जी हैं वो, तो वो उन्होंने पूछा ऐसे ही ऑडियंस में, ठीक है, तो कि भाई क्या, अरे जाट भाई तुम क्या करते हो? बोला मैं पायलट हूँ। अरे पायलट, तू पायलट कैसे, क्या कर रहा है पायलट कर? तो मतलब जो एक वो था ना कि कैसे जनरेशन वाइज कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं। जब इस जनरेशन ने, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, उन्होंने एजुकेशन पे इतना फोकस किया है। मतलब मैं देखता था गांव में जिनके पास कुछ नहीं है, वो अपने बच्चों को मतलब दादा लेके जा रहा है, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट में नहीं। एजुकेशन का मतलब प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ाना, घर पे खाने के लिए नहीं है, लेकिन सब कुछ करके दूध निकालना है। वो एक भैंस पाल रखी है, उससे दूध निकाल के बेच रहे हैं, उससे ही पढ़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने मतलब गांव में देखा है। हमारे गांव में जब मैं मतलब शुरू किया था स्कूल में जाना, तो सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल की बस आती थी, और मैं स्कूल से जब निकला तब वो संख्या 20 हो गई थी। तो ये जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन है, इसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें आप देखोगे आज कितने हरियाणा के बच्चे आईएएस में टॉपर्स बनते हैं, आईआईटी में जा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज आया है एजुकेशन पे सिर्फ फोकस करके। और ये जब हम बात कर रहे थे पंजाब की, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब जैसे ये एजुकेशन की वजह से जो ये फोकस हुआ है, तो एस्पिरेशंस तो फर्क पड़ ही रहे हैं, लेकिन वो एस्पिरेशन के बदलने से कुछ चैलेंजेस, कुछ जो परेशानियां हैं वो भी उठ रही होंगी, जो समाज के लेके, या जो ना लोगों की महत्वाकांक्षाओं को लेके जो कठिनाइयां होती हैं, वो किस तरह की हो रही है और उसको कैसे देखा जा रहा है इस समय, उससे कैसे जूझा जा रहा है एक सामाजिक स्तर पे और एक शासन स्तर पे, जैसे बोलूँगा। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी बात और ऐड करूँगा एजुकेशन वाली बात में, कि एजुकेशन आपको मोबिलिटी देती है सोसाइटी में। ये उनको समझ आ गई चीज़ कि खेती करने से या इससे हम इस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको
मतलब इट कैन ओपन न्यू वर्ल्ड्स फॉर यू। हाँ, ये बोला जाता था कि हाड़ी थोड़ी बनना है। हाँ, या हमें डराते मैं थे एक कि तू पहाड़ी बनेगा। पहाड़ी बनेगा। तो ये बात मैं बोलता था, जैसे मेरे घर वाले और सब आसपास जो सपोर्ट करते थे फार्मर्स ये पूरी मूवमेंट को, तो मैं उनको समझाता था कि फार्मर मतलब जो मूवमेंट है इसको मतलब हमारा भला तभी हो सकता है किसान का, कि जब वो ज़्यादातर किसान इस प्रोफेशन से बाहर निकले। जितने ज़्यादा किसान होंगे तभी तो आपके पास ज़्यादा अगर खेती करने के लिए तभी आपका प्रॉफिट हो सकता है एज अ प्रोफेशन। अगर आपके पास 1 एकड़ है 2 एकड़ है तो कोई प्रॉफिट आप सोच ही नहीं सकते कि सस्टेनेबल है वो। तो वो कहते थे अरे तू क्या चाहता है कि सब खेती छोड़ दें, फिर कौन करेगा फिर खेती। मैं कहा फिर मेरे से क्यों नहीं करवाई खेती, हम भी तो खेती कर सकते थे। फिर वो चुप हो जाते थे। तो भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में। तो खेती का एक खेती करने का, किसानी का एक अलग रोमांटिसिज्म है, बट करवाना कोई नहीं चाहता अपने बच्चों से। और आपने ये जो बात की ना कि इससे एक प्रॉब्लम भी इमर्ज हुई होंगी जो एस्पिरेशनल एक क्लास है, इस पे हमने 1-2 साल पहले मैंने बात करी थी, द हरियाणवी फ्लाइट टू मुखर्जी नगर, कि वो मैं देखता था बच्चों को यूनिवर्सिटी के टाइम पे कि जो बच्चे हरियाणा में हिसार से, भुन्ना से, ऐसी जैसी छोटी छोटी जगहों से, कस्बों से उठ के आ रहे हैं, वो यहाँ आके दिल्ली में देखते हैं कोचिंग के नाम से आ रहे हैं घर से। पर अब जरूरी नहीं कि सब के सब नौकरी लेके जाएंगे, 10% भी नहीं। अब 90 पहले तो वो कुछ तो आते हैं यहाँ चकाचौंध में थोड़ा फंस जाते हैं, किसी को भाई कोई नई लड़की दिखती है, क्योंकि वहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि अब बात नहीं कर सकते। बाहर निकले हो तो फिर आज़ादी मिली है, कोई किसी को पीने खाने का शौक हो जाता है, किसी को लड़की का शौक हो जाता है, किसी को फिर कुछ यहाँ आके उनमें फिर उनका वही हालत है कि वो सब 5 इकट्ठे आ रहे हैं, तो उनकी यूनिटी है, फिर वो कई बार गुंडागर्दी करने पे उतरेंगे आपस में, तो वो सारे इल्स भी आते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई अच्छा ही चेंज लेके आता है, लेकिन एक जनरल जो थीम रही है हरियाणा में, और ये कहा भी जाता है कि यार तुम लोग क्या करते हो ना, तुम एक चीज के पीछे पड़ते हो ना, सारे तो एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हो। फौज में जाना है तो सारे ही फौज में जाओगे, खेती करनी सारे खेती करोगे, अब पेपर निकालना है तो सब पेपर ही निकालोगे। तो वरना लहर सी चलती है हरियाणा में कि एक नया ट्रेंड आ गया मार्केट में, अब जैसे आया हुआ कि बाहर जाना है, कनाडा जाना है। जो सबसे मेरे ख्याल से सबसे हार्मफुल है, अगर आप पंजाब को देखो कि किस तरीके से पूरे युवाओं से खाली हो गया है वो प्रदेश, तो अगर आप मतलब क्या इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं पता। एक बात बोली जाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, बट अनएम्प्लॉयमेंट आज जो सिचुएशन है, आप पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में भी देख लो, 10 साल पहले भी ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का था, बल्कि तब तो और भी सिचुएशन खराब थी, एजुकेशन उतना हाई लेवल नहीं था, तो लोग फिर भी बाहर का ये सपना नहीं सोचते थे। लेकिन बाहर जाके ट्रक चलाना है या छोटे मोटे धंधे करने हैं, वो सब उनको ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पे अपना प्राइवेट जॉब करना है, घर के पास रहना है 20-30 हज़ार का, वो उनको मंजूर नहीं है। तो ये एक मेरे को बहुत ही ख़राब चीज़ लगती है, कि जो मेरे को पोटेंशियली बहुत बड़ा थ्रेट लगता है हरियाणवी सोसाइटी के लिए, कि लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि जो आकांक्षाएं आशाएं बड़ी है ना लोगों की, अब वो 20,000 की नौकरी 15,000 की नौकरी करना उन्हें मंजूर नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई है कि एक तो पहले स्किल नहीं थी, जब थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करी, कुछ आपने टेक्निकल स्किल हासिल करी, ज़्यादातर जो लोग हैं ना, बच्चे हैं हरियाणा के, वो 15-20 हज़ार की नौकरी आज के टाइम पे करना नहीं चाहते। करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि एस्पिरेशन इतनी ज़्यादा है उनकी। दूसरा, जो स्किल भी हासिल करी है ना, वो उतनी मार्केटेबल भी नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है। तो एक प्राइवेट में या किसी दूसरे एरिया में आपको सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पढ़ाई भी नहीं, एक सोशल कैपिटल भी चीज़ होती है। हरियाणवियों की प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके पास कोई कल्चरल सोशल कैपिटल नहीं रहा, कोई ऐसे कनेक्शन नहीं रहे जो नए फर्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं। तो या तो सरकारी नौकरियां उनके पास, या उनके पास है कि बहुत ही बेहतरीन टैलेंट जो है वो कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे रहा है। तो और दूसरा एक उनका दम्भ भी है हिस्टोरिकल, एक भाई अपने आप को मतलब डोमिनेंट समझने का कि हम नीचे लोअर लेवल की नौकरियां नहीं करेंगे। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी केस है, किसी की ऑर्डर नहीं मान सकते प्राइवेट नौकरी में। तो एक वो भी प्रॉब्लम है कि 15-20 हज़ार की क्या करनी है। तो इसलिए बाहर क्या है कि बाहर जैसे अब ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह है, हरियाणवियों का, अगर पंजाबियों का प्लान कनाडा हुआ है तो हरियाणवियों का प्लान ऑस्ट्रेलिया हो रहा है। एक तो मौसम भी थोड़ा साजगार है ऑस्ट्रेलिया का, इतनी ठंड नहीं है, ठीक है, सही बात है। दूसरा क्या है, एक ना कंट्री में आपका ट्रेंड चल जाता है, जहाँ आपके घर के थोड़े रिश्तेदार चले जाएं 1-2 लोग, तो फिर वो लाइन लग जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया इनके लिए ऐसा ही ब्रीडिंग ग्राउंड अब साबित हो रहा है, एक के बाद एक लोग जा रहे हैं। फिर बहुत लेस पॉपुलेटेड कंट्री है कनाडा की तरह ऑस्ट्रेलिया भी, तो फिर वहाँ पे आपकी मैनुअल स्किल जिन्हें वहाँ कोई, क्योंकि उस पे कोई स्टिग्मा नहीं है मैकडी पे काम करने का, ट्रक चलाने का, कुछ और कोई देख नहीं रहा ना समाज का।
अब वो पहले भी हम कहते थे कि भाई 7 समंदर पार कर ली तो कास्ट आपकी वैसे ही खत्म हो जाती है। सही बात है, तो सही बात दिक्कत क्या है? सही बात है। तो वही है आजकल की एस्पिरेशन ज़्यादा, उन्हें पता है भाई 15-20 हज़ार की नौकरी में मैं ना गाड़ी ले सकता, ना घर बनवा सकता, और पैसे दे के भी अगर नौकरी लग रहा हूँ तो फिर भी मैं किसी की भाई मतलब हुक्म ही बजा रहा हूँ। तो नए बच्चों में जनजी जो है सन 2000 के बाद पैदा हुई, उसमें यही है कि फिर भाई बाहर की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। जब एक किला बिकवा के या तो यहीं सरकारी नौकरी करनी है, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, इससे अच्छा है थोड़े बहुत लगा के हम बाहर ही ना क्यों ना करें। और वहाँ वो चमक दमक दिखती है, किसी ने गाड़ी ले रखी है, सही बात है। एक वो एस्पिरेशन वहाँ भी नजर आती है। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बीच बीच में बोली, वो थी भेड़ चाल की। अब भेड़ चाल हमने देखी है, आर्मी की भेड़ चाल है, खेल की भेड़ चाल है, सरकारी नौकरी की भेड़ चाल है, ठीक है। लेकिन हरियाणा की पहचान भेड़ चाल से तो बहुत आगे है। अब संस्कृति की बात कर लेते हैं। संस्कृति में जैसे आपने भी बात करी, रागड़ियों का इतना इतिहास है, या दादा लक्ष्मीचंद जैसे लेखकों का इतिहास है ना। मेवात घराना एक है जो हरियाणा से आता है, जिससे पंडित जसराज जैसे महान गायक संबंधित है। लेकिन हरियाणा की वो जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी झलक तो मतलब आप प्राइवेट स्पेस में तो छोड़िए, जैसे पब्लिक फंक्शन में भी आपको बहुत कम दिखती है आज। अभी थोड़ा बहुत अब दिखने लगी है, लेकिन कभी जैसे हरियाणा में कोई कल्चरल इवेंट होता था, जैसे सूरजकुंड मेला होता था पहले, मुझे याद है बचपन में भी मैं गया हूँ, मैं बाद में भी गया हूँ, आपको हरियाणा के हार्डली कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करते दिखते थे उनमें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री पे जैसे वो दिखा देते थे, वो स्वांग नाचते हुए दिखा देंगे, उसके आगे कोई नहीं दिखेगा। तो ये कैसे, मतलब ये क्यों, मतलब ये विरोधाभास कैसे बना? और आपने जैसे 2016 के बाद का बताया कि इंटरनेट से जो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेवोल्यूशन हुआ है, जैसे कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है एक तरह से, रेनेसांस ही एक तरह से हरियाणा का। तो ये किस मतलब कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं आप दोनों चीज़ों को, कि ये एक था और एकदम से ये रीडिस्कवरी हो गई, जैसे मैं बोलूँ? अच्छा, ये भी ना, अगर थोड़ा रागणियों पे ज़्यादा तो नहीं, मतलब ब्रीफ में बताऊंगा आपको, तो रागणी का कल्चर हरियाणा में आप मान लो 1910-1920 से स्टार्ट हुआ है। एक दीपचंद सांगी हुआ करते थे, उनसे मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ मॉडर्न रागणी जो है स्टार्ट हुई है। और दीपचंद सांगी की प्रसिद्धि इस बात से थी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए बहुत लोग रिक्रूट करवाए। तो वो रागणी गाते थे जाके और कहते थे कि भाई भर्ती हो ले रहे रंगरूट, भर्ती हो ले रहे, अड़े मिले से फटे पुराने उड़े मिलेंगे सूट, भर्ती हो ले रंगरूट। तो इस टाइप की 1920s में उन्होंने सांग जो होता है ना बेसिकली, अब वो स्टेज ओपन एयर थिएटर है, उसमें एक साजिंदा होते हैं, साजिंदे जो साज बजाते हैं, एक उसमें बेड़ा बंद होता है जो मेन सांग का नरेटर है, जो कथा सुनाता है, हिस्टोरिकल कोई भी कथा सुना रहा है, एक मजाकिया होता है जो नकल मारता है, ठीक है, बीच बीच में आ गया। हरियाणा में मतलब पॉइंट मारने को, ह्यूमर को नकल कहते हैं, जैसे आप पे कोई पॉइंट मार दिया मैंने, उसको नकलची बोलते हैं उसको, या तो मजाकिया के। तो पंजाबी, जैसे पंजाबियों में भी होता है कोई एक मजाकिया खेस बंदा होता है, पंजाबी ड्रामों में भी होता है, बीच में उसकी एंट्री होगी, एक दो जोक मार के हंसा के चला जाता है। तो साजिंदे बीच बीच में रागणी आती रहती हैं। तो सांग में क्या होता है, कथा वृतांत है, रागनी आती रहेंगी, रागनियों के थ्रू आप कहानी आगे फॉरवर्ड करते हो। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हीर रांझे का एग्जांपल है, तो हीर रांझे का किस्सा स्टार्ट हुआ 3 घंटे का जैसे सांग है, तो वो पहले स्टार्ट करेगा कि भाई सियाला से स्टार्ट करेगा, ठीक है, कि छूछक की बेटी ये बिल्कुल, उसका बिल्कुल। जंग सियाला से ऐसे करके एक नरेशन करेगा, तो 1-2 मिनट की, फिर पहला कहेगा कि ये मुलाकात होती है, उस मुलाकात पे एक रागनी आ जाती है कि हीर ने रांझे को देखा, रांझे ने हीर को देखा, वो हरियाणवी में रागनी है, उसके थ्रू कथा आगे बढ़ती है। ऐसी पूरे किस्से में 10-15 रागनी होती है, वो किससे टू किससे डिफर करता है, और फिर एंड में वो खत्म होता है। सांगों का प्रचलन दीपचंद के बाद बाजे भगत हुए, लक्ष्मीचंद ने अपने बिल्कुल शिखर पे ले गए इसको, फिर आपका पंडित मांगेराम रहे, राय धनपत सिंह रहे, चंद्रबादी जी और बहुत रहे। लेकिन 70s आते आते सांग खत्म हो गया परंपरा, क्योंकि एक तो बॉलीवुड म्यूजिक आ गया, सिनेमा आ गया, उसने क्योंकि एंटरटेनमेंट का एक मात्र जो साधन था सांग, उसको चेंज करा। उसके बाद एक कल्चर क्या डेवलप हुआ कि हरियाणा में भी जो नई जनरेशन आई ना, अब सांग प्योरली मॉरलिटी पे बेस्ड चीजें रहती हैं, वो भी ज्ञान देता है, सही बात है, मतलब आत्मा परमात्मा की विलन की बातें करता है, और वो सारा मतलब अपना एक उसमें भी दर्शन है, फिलोसफी है उसकी, जो कविताई है उसमें भी। लेकिन क्या हुआ फिर 70s-80s में लोगों को तुरंत मनोरंजन चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काट के ना रागनी सांग, जो 3 घंटे का सांग था, उसमें से एक रागनी उठा ली, जो चटपटी सी रागनी थी कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट गाई जा सके, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से T20 वाला सिस्टम आ गया। तो लोगों ने क्या करा कि भाई 5 सिंगर बुला लिए, तो उन्होंने आपस में कंपटीशन करा दिया कि 5 रागनी तू गा, 5 रागनी तू गा, कौन अच्छा है गाएगा, उससे पब्लिक भी उड़ने लगी। फिर वो कोई बीच में मजाक के चुटकुले भी सुनाने लग जाते हैं, तो ऑडियंस को बांध लेते। ये सिस्टम चला 90s तक। उसके बाद इसमें भी, क्योंकि इसमें भी विकृतियां आ गई, फिर उसमें भी फिर एक औरतों का आगमन होता है, कहीं नाच शुरू हो जाता है, कहीं फिर फुअड़ता भी बहुत आई, फुअड़ता भी उसमें आ गई कल्चर में। तो रेनेसांस 2016 से जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसके पहले भी
पृष्ठभूमि रही। सांग में तो प्रॉपर क्लासिकल हरियाणवी सिंगिंग है। हाँ, उसमें अब पूरा हारमोनियम है, बीन है, नगाड़े हैं, बेंजू है, और वो मटका और टीप, वो तो यहाँ का देसी यंत्र है। तो उसका आप प्रयोग देते हैं तो क्लासिकल सिंगिंग आपको दिखेगी लय के साथ। अलग अलग उसकी तर्जें हैं, देसी तर्जें हैं। तो उसका अब कहते हैं कि भाई प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया, एक वो भी है ना। अब जैसे पंजाबी फोक है, अब कुलदीप माणक किसी बाहर वाले ने हो सकता है जरूर सुना हो पंजाब के नाम पे, चाहे वो उसकी जो गीत गाता था वो पंजाब के बाहर रिलेवेंट ना हो, उनकी कहानियां कि वो इछरा का कुछ गा रहा है या वो दुल्ला भट्टी का कुछ गा रहा है, वो वहीं की कहानियां हैं। लेकिन एक आपका जब आप उस कम्युनिटी से बंदे हैं, हरियाणा में प्रॉब्लम क्या हुई, उसी एलिट क्लास की जो पढ़ लिख गए, लेकिन फिर उन्होंने ना सांगों को समझा ना रागड़ियों को समझा, उन्होंने इसको एक बेस बैकवर्ड फोक की तरह ट्रीट किया कि यार ये तो लोअर कल्चर हाई कल्चर की बात हो जाती है ना, कि ये तो उस दर्जे का है कि इसको हम किसको सुनाएंगे, किसको दर्शाएंगे। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, क्योंकि पहली बारी जब मुझे रागड़ी का पता चला था 2013 की बात है, क्योंकि मैं दिल्ली में ही बड़ा हूँ, पर रागड़ी का भी मुझे किसी एक मेरठ के लड़के ने बताया था जब पहली बारी मेरा परिचय रागड़ी से हुआ। और जब मैंने थोड़ा बहुत आपके माध्यम से, आपके ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी रागड़ी के बारे में जाना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसी परंपरा है जो हरियाणा को समझना है अगर सच्ची में, तो आपको रागड़ी कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से आई, कौन लिखा, क्या उसकी कहानियां थी, ये उसको समझने का बड़ा अच्छा माध्यम है। इसमें मैं जैसे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे सांगियों की बात की, तो सांगी जैसे हम बात करते हैं ना, सनातन धर्म जो है हजारों सालों तक किस तरीके से आम जनता के, मतलब बिना किसी कोई बड़े गुरु के, बिना किसी इंस्टीट्यूशन के, बिना टेम्पल्स के, वो कथाओं का जो माध्यम था वो सांग जो बना। और सांगी इसके बेसिकली एम्बेसडर्स थे कि किस तरीके से सनातन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, वेदों की शिक्षाएं हैं या ग्रंथों की शिक्षाएं हैं, वो किस तरीके से आम जन तक उनकी भाषा में कैसे पहुंचाना है। तो दादा लक्ष्मीचंद जैसे जो बहुत बड़े सांगी हुए हमारे हरियाणा में, सोनीपत गांव, सोनीपत से थे वो, तो उनकी एक कविता है लख 84। कविता क्या, वो सांग पे जो रागणी है लख 84, उसमें मतलब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको ये मतलब सुनोगे, अभी दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर एक मूवी भी बनी है, तो उसमें ये गाना बहुत अच्छे से मतलब गाया गया है। तो उसमें एकदम सार है जो सनातन धर्म है, तो मैं उसको थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। जो उसमें बताते हैं कि बहुत सी माओं का दूध पिया हमने, पर अभी हमारे याद नहीं। जब आप पहली बार सुनते हो ना तो आपको लगता है क्या बकवास कर रहे हो। तो एक मतलब वो पुनर्जन्म पे है एक तरीके से। बहुत सी माओं का दूध पिया आज हमारे याद नहीं, बहुत से भाई बहन हुए पर एक भी याद नहीं, बहुत सी संतान पैदा की हमने पर वो भी मर गई याद नहीं, बहुत पिताओं से पैदा हुए पर उनके घर भी याद नहीं। मतलब जब मैंने इसको समझा ना एकदम, मतलब 1 मिनट में समझ में आ गया। पहली लाइन से लगा कि यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन जब ये समझ में आया तो मतलब ब्रिलियंट कि पूरा सार है ये पुनर्जन्म का, जो कितने जन्म लिए हैं हमने, और इसमें ये लगा कि मरते मरते थक लिए हम। और संगीत का तो हरियाणा की संस्कृति से तो बहुत पुराना रिश्ता तो जैसे है ही। आपने सांगियों की बात की, अब जैसे जंगम जोगी हैं, क्योंकि जंगम जोगी तो भाई पूरे हमारे यहाँ भी चलते जो जाते हैं ऊपर जम्मू तक, तो हमने तो उनको देखा है। तो जैसे गौरा की कथा सुनाएंगे, शिव विवाह की कथाएं सुनाएंगे मंदिरों में, है ये जो तो ये वही कल्चर है, वही है। तो आप मतलब वही है ना, वो इतनी धरोहर, इतनी मतलब इतनी रिच कल्चर होने के बावजूद जो ये बचा के रखी है ना, इतने सारे आक्रमण हुए, जो हरियाणा में बची है, जो इधर थोड़ा बहुत हमारे साइड पे बची है, तो मतलब ये बड़ा थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू डिजिटल मीडिया, अब थोड़ा वापस इसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा है। उल्टा मैं तो मानता हूँ ये इवन एक रिसर्च का विषय है। अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी करनी है तो ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर और स्टडी करना भी जरूरी हो गया आज की डेट में। आज की डेट में आपका सांग का जैसे ओरिजिनल पर्पस क्या था, लोग ये म्यूजिकल एक ट्रोप है जो ट्रैवलिंग एक तरह से सर्कस टाइप में होता है ना, कि जगह से जगह ट्रैवल करते रहते हैं अक्रॉस द रीजन। तो लोग क्या करते थे पहले, अब सरकार का तो नामो निशान नहीं था ब्रिटिश पीरियड में इतना डेवलपमेंट वर्क्स के लिए। तो जैसे गांव में तालाब बनवाना है, मंदिर बनवाना है, तो मंदिर के निर्माण जो थे मोस्टली वो सांगियों ने करवाए। वो कैसे होता था कि गांव में सांग आ गया तो वो सांग के थ्रू दान मांगते थे, तो आसपास के 10 गांव वाले वहां सांग सुनने आते थे और दान दे के जाते थे कि भाई मंदिर के लिए सांग हो रहा है। आज ऐसा ही सांग जो आप देखोगे तो गौशाला के लिए होता है। क्या बात, कि गौशालाओं की भाई इनकी कंडीशन अच्छी हो। तो हरियाणा का ये परंपरा रही है बहुत टाइम से कि किसी सामाजिक कार्य
करवाने के लिए गांव में कोई मंदिर बनवाना है, जोड़ तालाब खुदवाना है, ठीक है, गौशाला बनवानी है, तो सांगी को बुला लो, उसके नाम पे लोग दान देके जाएंगे सांग में। और ये पता नहीं मुझे बाहर के स्टेट्स में कितना है, आज भी अगर कोई भी मंदिर बनता है ना गांव में, तो वो पूरे गांव के कंट्रीब्यूशन से ही बनता है। लाइक पूरा प्रॉपर एक ड्राइव होता है जिसके आप सबसे चंदा मांगते हो कि ये मंदिर बन रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने खड़ा होके 30 लाख रुपए दे दिए और वो बन गया। कोई हो सकता है ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन सबका 100-200 रुपए का, 1000 रुपए का सबका कंट्रीब्यूशन रह के ही मंदिर बनता है। आज भी हरियाणा में तो मेरे ख्याल से कम ये है, मुझे नहीं पता बाकी स्टेट्स में क्या है। नहीं, ये तो आपने बड़ा, इससे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली उठता है, क्योंकि अगर समाज इस तरह, मतलब यू कैन रैली पीपल, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, एक कॉज के पीछे के, तो इससे राजनीति भी बड़ी अलग हो जाती होगी कि आप किसी को, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बांट के राजनीति कर सके, आपकी राजनीति इस तरह चलती होगी जहाँ पे सबके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं देखने पड़ जाते हैं, चाहे विवश होकर ही, पर देखने पड़ते हैं, क्योंकि आप कभी भी चुनाव हार सकते हैं ऐसे में। तो इसमें इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर पार्टी से कहीं ना कहीं। नहीं, उसमें क्या है ना कि हाँ, इसलिए आया राम गया राम की भी बात है ना। तो क्या है कि हमारे जो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो छत्तीस बिरादरी की बात करता है राजनीति में, वो जाट है। अब वो क्यों है? क्योंकि जब भी उनकी पावर रहती है, तो ऊपर मान लीजिए अगर चीफ मिनिस्टर जाट है, तो वो क्या चाहेगा कि नीचे जो है विधानसभा लेवल पे उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो नॉन जाट को उतार देगा, और लोग जाट के नाम पे ऊपर जाट है, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो डाल देता है वोट। इसलिए ये सब बातें होती हैं। लेकिन जब उल्टा हो जाता है, जब नॉन जाट सीएम बन जाता है और वो मान लीजिए जाट को वो कैंडिडेट बना रहा है, और दूसरा बंदा है जो जाट सीएम के लिए खड़ा है, और वो नीचे नॉन जाट को कर रहा है, तो जाट जो है नॉन जाट को दे देंगे वोट। तो ये इसीलिए जो सारे भाजपा के जो नेता हैं 2019 में जो हारे सारे मिनिस्टर जाट, वो इसीलिए हारे। समझ आता है। अच्छा, एक चीज अब थोड़ा सा इससे हटकर बात करेंगे। एक जमाना था जब पंजाब बहुत आगे हरियाणा से माना जाता था। आज स्थिति उल्टी कही जा सकती है आराम से, और उसमें मतलब विवाद भी नहीं हो सकता। हरियाणा बहुत आगे चला गया। ऐसे कौन से 2 या 3 चीजें हैं जिनको आप श्रेय देंगे हरियाणा को इतना आगे पुश करने का, चाहे वो गवर्नेंस के फ्रंट पे हो, एजुकेशन के फ्रंट पे हो, या इवन ह्यूमन डेवलपमेंट के फ्रंट पे, अगर जनरली बोलूँ तो आप ऐसे कौन से 2 या 3 विषय जिनकी वजह से मानते हैं हरियाणा इतना आगे जा पाया है? अच्छा अरिंद भाई, मैं करूँ स्टार्ट? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक तो मुझे लगता है कि बंसी लाल का बड़ा ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लोग अब उसको अंडरस्टेट करते हैं। 67-68 में वो चीफ मिनिस्टर बने, तो ऐसा स्टेट उनके हाथ में था जहाँ कोई आना नहीं चाहता था या कुछ नहीं था। तो 10 साल में अब कुछ एक्सेसेस उन्होंने की, लेकिन जो डेवलपमेंट काम उस आदमी ने किया ना, उसको आज लोग जानते नहीं है, लेकिन मतलब ट्रूली तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा तो उसी को कहना चाहिए। तो बहुत जगह उनका उल्लेख आता है। तो बेसिकली मैं कहूँगा ही वॉज अ मैन पोजेस्ड। मतलब रात को तो 3-3 बजे भी काम करना, मतलब धुन होती है ना इंसान को कि मेरे को रातों रात चाहिए काम। 6 महीने के प्लान बना के आप देख लो ना, बिजली सड़क पानी हरियाणा सबसे 1970 में इलेक्ट्रीफाई हो गया देश में। सही बात। पहले 66 से पहले सबसे बैकवर्ड रीजन है पंजाब का। वहाँ उसके दौर में यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, MDU खुल गया, KU खुल गया, हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही है। तो उस लीडरशिप का इनिशियल जो इसको मिली हरियाणा को शुरू के 10 साल में, उसका प्रभाव रहा कि कुछ इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गए। दूसरा एक प्रॉब्लम, मतलब एक चीज अच्छी क्या रही कि लोगों ने मतलब पंजाब की तरह यहाँ विरोध वाली वो नहीं रही। वही जो विक्टिमहुड का कार्ड ना, कोई ना इग्नोरेंस इज ब्लिस कई बार ना, कि उनको वो प्रैक्टिकल आदमी है, उन्हें पता है यार किस चीज से फायदा होगा। बिल्कुल, उन्हें पता है कि दिल्ली यहाँ हमारे नजदीक है तो इससे हमें फायदा है, लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री लग रही है तो फायदा है। बहुत पहले समझ गए थे लोग उधर। तो अब गुड़गांव बन रहा है या फरीदाबाद में कुछ लग रहा है तो उन्हें पता है हाँ रोड बन रहा है तो फायदा ही होगा, हमारे बच्चे नहीं मरने वाले। कुछ लोग सोच सकते हैं कि रोड बन गया तो बच्चे मरने लग जाएंगे, उनका नहीं, रोड बनेगा तो गाड़ी आएंगी, कुछ ना कुछ काम ही होगा यहाँ। सही बात है। तो एक ये मेंटेलिटी भी रही है थोड़ी पॉजिटिव इस चीज को लेके। और दूसरा तीसरा मुझे लगता है हार्डवर्किंग आदमी है। हाँ, एक कॉन्फिडेंस भी है। आप स्पोर्ट्स मैन में भी देख लो, ह्यूमिलिटी तो है ही, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है अपने अंदर कि हम अपनी मेहनत से अचीव कर सकते हैं चीजें। तो ये आपको रिजल्ट भी दिखता है। ये देखो एजुकेशन आने में, उसके इफेक्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन जो एक पहलवानी का कल्चर था या एक खेलों का कल्चर था, उसमें ये बड़ी जल्दी हमें उससे पहले दिख गया। पढ़ाई में तो लोग आज ज्यादा अचीव कर रहे हैं क्योंकि एक जनरेशन लगती है पूरी, लेकिन कुछ था मतलब उनकी डेडिकेशन, तो खेलों में हमें असर पहले दिखने लग गया उसका। तो मेरे हिसाब से कुछ ये कारण रहे हैं। और एक ये भी है, जैसे पंजाब में
हमारी बात भी हुई है कई बार कि पंजाब में कितना जो कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट का जो होल्ड रहा बहुत ज्यादा है है। इंटेलेक्चुअल उस पे, वो हरियाणा में नहीं रहा। तो इसलिए एक बिजनेस के प्रति, और मतलब वो खुद बेशक वहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करने नहीं जाते, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है कि ठीक है अच्छा है यहाँ पे कार बन रही है, मारुति जैसे आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा अच्छा रोड बन रहे हैं उसके सहारे तो अच्छा ही है। तो ये एक पॉजिटिव मतलब वो रहा है, आइडियोलॉजिकली कोई अलाइन नहीं है कि ये मतलब खिलाफ हैं किसी के कि बड़ा वो है। बस उसमें ये था मेरे ख्याल से जब जो आपने बताया था छोटू राम जी का, उन्होंने किस तरीके से वो एक था कि भाई हम खेती करते हैं और जो लेन देन करने वाले लोग हैं वो हमको दबाते हैं, वो एक माहौल था नेहरूवियन सोशलिज्म के टाइम पे, वो तो सभी जगह चला। लेकिन वो एक तो ये बिग बिजनेस के प्रति वो नहीं रहा कभी, और ये भी इसको भी एस्पिरेशन की तरह देखा जाता था। मैं मतलब पहले लोग ये था कि 2000 तक बहुत वो टैबू मानते थे कि अपने लैंड को गिव अप करना, लेकिन जब बड़े बड़े रोड्स बनना शुरू हुए और लोगों ने देखा कि जो प्राइसेस है वो कितने बड़े, और उससे प्रोस्पेरिटी आई। जब पैसा आता है तो मतलब आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी भेज सकते हो, अच्छे घर बना सकते हो, अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकते हो, शहर में जाना आसान है, और पैसे से ही पैसा बनता है, सीधी बात है। तो पैसे के प्रति एक गलत धारणा नहीं रही भगवान की दया से, एक ये भी रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी आया पॉलिटिक्स में, कोई भी उस पर रहा, चाहे चौटाला रहा हो, चाहे हुड्डा साहब रहे हो, चाहे खट्टर साहब रहे हो, या उससे पहले भजन लाल भी लगा लो, सबने जैसे मैंने बताया कि अपने अपने एरिया में खूब डेवलपमेंट किया। ठीक है, ऐसे ही हिसार बना, ये फरीदाबाद गुड़गांव बने, ऐसे ही आपका रोहतक झज्जर सोनीपत, लिटरली झज्जर सोनीपत रोहतक में तो कुछ था ही नहीं। 2005 की बात बता रहा हूँ। ये पिछले 10-15 साल में ही ये सोनीपत इतना बड़ा एजुकेशन सिटी और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज अब आ गई हैं, और जबकि ये उतना ही पास था जितना दिल्ली के उतना ही पास है जितना गुड़गांव फरीदाबाद है। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि वहाँ पे किसी का फोकस नहीं था इसलिए वो पिछड़ा रहा। तो सभी ने जो भी आया अपने अपने एरिया तो डेवलप किए, तो उससे पूरा हरियाणा ही डेवलप हो गया, एक एक पॉकेट्स बन गए। और प्राइवेट इंडस्ट्री को लाने के लिए कभी भी किसी ने मतलब वो उस तरीके से वो दिखाया नहीं कि हमको वो करना है। शायद पैसा खाना था, वो भी ठीक है, अब किसी को पैसा खाना है लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है ना, तो पैसा खाया होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत आया उसके चक्कर में। कुछ चीजों पे पॉलिटिकल कंसेंसस है कि भाई डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बस सही बात है, रोड ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। ये मतलब वो है ना चार्टर फॉर इकोनॉमी कि भैया ये हमारे 4-5 बेसिक पॉइंट हैं, इस पे एग्री करेंगे, बाद में पॉलिटिक्स आप सबसे बड़ी बात भाई साहब कि कोई भी सरकार आई, किसी ने भी ये जो फ्रीबीज वाली जो वो है ना, सही बात, वो किसी ने नहीं दी। और जब जैसे देवीलाल जब ये लेके आए थे ओल्ड पेंशन, जो अभी मेरे ख्याल से 100 रुपए थी, 2005 में 100 रुपए हुआ करती थी, देवीलाल जब लाए थे तब से पता नहीं कितने 10-15 साल 20 साल हो गए थे, तब तक 100 ही रुपए थी। 87-88 में आई थी। तो लगभग पेंशन देते थे। लगभग 15 साल तक वो 100 ही रुपए रही, और फिर वो हुड्डा ने उसको चालू किया दोबारा बढ़ाना, 500 हो गई, अब तो 5000 तक पहुंचने वाली है, 4000 हो गई है। लेकिन ये भी है कि अगर उसको आप पूरा टोटल भी देखोगे ना तो कितना 500-600 करोड़ रुपए, 500-600 हजार करोड़ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है कि ज़्यादा एक्सेस में नहीं किया। सही बात, फ्रीबीज का ना, कभी बिजली आप देखोगे बिजली कभी फ्री नहीं दी, तो बिल्कुल भी नहीं है, मिलेगी मिलती नहीं थी। नहीं, ये बहुत अच्छा कल्चर है, क्योंकि ये फ्री बिजली के चक्कर में पंजाब पानी फ्री नहीं दिया ना कुछ, कभी कुछ भी फ्रीबी का तो कल्चर ज्यादा रहा ही नहीं। दिया है, अनाउंसमेंट होते हैं, जैसे क्या हुआ कि रक्षाबंधन के टाइम पे, भाई दूज के टाइम पे हुड्डा ने क्या किया था, एक कि गाड़ियां जो हैं उसमें ट्रैवल फ्री कर दिया था वुमेन के लिए उस दिन। ठीक है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा विरोध हुआ कि जगह ही नहीं मिलती थी आदमियों को उसमें बैठने की, इतनी औरतें भर जाती थी उसमें। और आज भी होता है, टोकनिज्म किया है, टोकनिज्म किया है, पॉलिसी का पार्ट बनाया That's इसको very कि डेली लाइफ पॉलिसी ये हिस्सा बन गई उस चीज का। दैट्स एक्चुअली वेरी एंड नाइस। उसके खिलाफ भी लोगों में वो है कि ये नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। वही है ना, वो एक वो कैसे बोलते हैं ना, एक सोच है ना कि मुफ्त का नहीं खाना, मुफ्तखोरी नहीं है। हाँ, वो मुफ्तखोरी असल में लोगों ने ये बात आपने बिल्कुल कमा सही के बोली। खाया है, हरियाणा में मुफ्तखोरी का आपको कभी नहीं दिखेगा भाई, हर जनरेशन ने कमा के खाया है, तो उसमें आदत है बिल्कुल कि अपने करके खा लेंगे।
अब देखिए लेकर दे दे करके खा ले, इस तरह कौन जबरदस्त है, ये रागनी है। रागनी है। तो लेके दे दे मतलब किसी का लिया हुआ वापस कर दे और करके खा ले। सही बात है, ठीक है, सही बात। अभी हरियाणा में इतना कुछ पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग क्योंकि देखते भी रहे हैं, आप हैं भी वहाँ से, नज़र बनाए हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको चिंताग्रस्त तो करती होंगी हरियाणा को लेके आज की तारीख में। ऐसी कोई एक या दो बात जो आपके आप दोनों के लिए, हाँ पहले आप निशांत भाई। अच्छा, मुझे एक तो ड्रग्स का बड़ा लगता है कि कुछ गांव में मतलब है कि जो भाई नौकरी नहीं कर रहे, अब एग्रीकल्चर अनवायबल हो गया है। पहले ये था गांव में सिस्टम कि कोई ना कोई मतलब डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट थी 80s तक कि वो खेत में किसी ना किसी बहाने काम करते ही रहते थे, काम पे लगा ही रहते थे, तो खाली बैठने का हिसाब नहीं था। अब ऐसा है कि भाई मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर का हो गया है, या कोई बाहर से माइग्रेंट लेबर आ जाता है सीजन के टाइम पे, तो बच्चे जो काम के कुछ नहीं कर रहे वो खाली बैठे हैं। अब वो खाली बैठे हैं तो फिर तो नशा करेंगे, कुछ और करेंगे। ठीक है, तो एक ये बड़े प्रॉब्लम का मुझे विषय लग रहा है कि ड्रग्स का कल्चर जो है कहीं ये भी जो है हम अगला उड़ता हरियाणा कुछ टाइम बाद ऐसा सिचुएशन वहाँ ना डेवलप हो जाए। मुझे मतलब चिंता है, अभी उतनी नहीं है क्योंकि बट ये उभर रही है, लेकिन ये है, ये कॉज ऑफ कंसर्न है आगे आने वाले टाइम। ड्रग्स का तो इतना बुरा हाल है, मतलब हार्ड ड्रग्स का तो मैंने नहीं देखा है ज़्यादा, बट जैसे आप गांजा और ये चरस, ये तो मतलब हर चाय की दुकान पे आपको फूकते हुए लोग मिल जाएंगे, और सब यंग लोग हैं। ठीक है, उसमें और वहीं पे आपको दिखेगा पुलिस वाले उधर ही चाय पी रहे हैं और वो वहीं पे वो गांजा भी चल रहा है, सब फूक रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक ये कल्चर आ गया, और चिट्टा भी मेरे ख्याल से अब कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग जो पंजाब है होते हुए ये पूरे एरिया में ये प्रॉब्लम तो ये जब तक पंजाब में कंट्रोल नहीं होगा यहाँ पे भी वो आता ही रहेगा, बेसिकली सप्लाई नहीं बंद हो पाएगी। लेकिन एक चीज और भी, अगर हम हरियाणा का नेचर देखें ना स्टेट का, तो यहाँ एंटी अल्कोहलिज्म है, मतलब जनरल फीलिंग लोगों में। ये तो दारू पीना बुरी बात है, ये सच बात है, मीट खाना नॉनवेज खाना बुरी बात है। हाँ, सोसाइटल लेवल पे जो सेंट्रल हरियाणा है, एक्चुअली वुमेन में ये बहुत है, और आर्य समाज का इस पे इस वजह से भी आप दे सकते हो कि ये दोनों चीजें जो है ना, अब पंजाबियों में मतलब कोई मतलब पाप नहीं कर रहे अगर आपने दारू पी ली या मीट खा लिया, उस तरह नहीं देखा है। हरियाणा में, सेंट्रल हरियाणा में खास तौर पे दारू पीना और मीट खाना मतलब एक वो है, मतलब अभी भी टैबू है, खासतौर पे मतलब विमेन फोक के लिए तो अभी भी है। तो अभी एग जैसे अभी आपको मिल जाएगा गांव में रेडी लगाते हुए, अंडा बेचते हुए लोग मिल जाएंगे, अभी वो शुरू हुआ है, मीट की दुकानें खुल गई हैं। ठीक है, चिकन तक ही है और कुछ नहीं है, बट एक शुरू हो गया है, लाइक अब वो थोड़ा थोड़ा यंग जनरेशन में आ रहा है, लेकिन जो प्रीवियस जनरेशन थी उसमें तो बिल्कुल ही मतलब, और इस जनरेशन में भी मैं देखता हूँ कि वुमेन का देखते हैं तो गर्ल्स का देखते हैं, दे आर वेरी मच अगेंस्ट बोथ अल्कोहल एंड, हालांकि जिस तरीके से सब चल रहा है तो सब जाके सबका मालिक एक ही होना। आपने एक पॉइंट टच किया जो मेरे दिमाग में पहले नहीं है, ये जो हरियाणा को एज अ मिसोजिनिस्टिक स्टेट जो बड़ा पोर्ट्रे किया जाता है, मैंने खुद देखा ये बात, मैं नहीं मान सकता इस बात को जिस तरह मैंने परिस्थितियां देखी हैं। आपको क्या लगता है ये छवि बनी कैसे, और इसमें मतलब किसी को दोष देने से ज्यादा मतलब इस छवि को ठीक करने का क्या तरीका है? देखो, इसमें मैं एक मिसोजिनिस्ट पे एक थोड़ा सा छोटा सा वो है, जो ये वेब सीरीज आई थी पाताल लोक, उसमें आप देखिए वो हाथीराम चौधरी जब है वो अपने बच्चे को लेके जाता है, वो सबको पता है कि वो करवा दूंगा, वो जो ई रिक्शा वाला तो डायलॉग सबको पता है, तेरा फूफा पहले सस्पेंडेड, हाँ तेरा फूफा पहले सस्पेंडेड अंडा है बावड़ी तो वो सबको पता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जब वो अपने बच्चे को लेके जाता है ना उसके पास, तो वो उसको चाटा मारता है अपनी बीवी को, ठीक है, और जब वो वापस आता है उसको उनको पीट पाट के, तो उसकी बीवी उसको वापस चाटा मारती है। तो मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मिसोजिनिस्टिक नहीं है, लेकिन वुमेन काफी स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें आप यार वो आप डिफेंड नहीं कर सकते हो कि ये इक्वालिटी है और वो सब है, वो बिल्कुल नहीं है। ये जो है ना, एक ये थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगा, अरविंद भाई की बात काट रहा हूँ, ये जो चॉइस का नैरेटिव है ना, कि लाइफ में आपके पास चॉइस नहीं है लड़की के पास, मैं कहता हूँ लड़कों के पास भी चॉइस नहीं है। हाँ, वो बात तो सच है। हरियाणा में प्रॉब्लम है, उसमें कोई लड़कों के पास उसमें इक्वालिटी है, कोई पक्षपात नहीं, ये तो मैं मानता हूं। कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही अपनी मर्जी से, भाई लड़के भी नहीं कर सकते, वो तो है, अब वो भूल जाओ, वो तो है।
तो वहाँ का सामाजिक संरचना ऐसी है कि जहाँ बड़ों की इज्जत करना और उनका सोशल कंट्रोल अब तो टूट रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली वैसा रहा है। उसी वजह से जैसे हम ड्रग्स की बात कर रहे थे ना, अभी बहुत इजी हो गया है कि आप बाइक उठाओ और जाके मतलब गांजे के वो लगा के आ जाओ घर पे कश और वापस आ जाओ। तो आपको जाना ही है 7-8 किलोमीटर जाना है गांव से बाहर और आपको वापस आना है। पहले कहाँ कुछ होता था, साइकिल में कितनी देर में जाओगे कितनी देर में आओगे। तो ये सब और नेटवर्क्स इजी हो गया है मिलना ये सब। इसके अलावा ड्रग्स और इन सब के अलावा माइग्रेशन की जैसे बात की, जो कंसर्न है, जो बाहर जाने का कल्चर है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, एक जगह से जाने लगते हैं फिर नेटवर्क्स बनते जाते हैं, ये डोमिनो इफेक्ट है ना, वो पूरे उसमें फैल जाएगा और फिर बहुत ही वो मतलब आप खुद ही यहाँ पे नहीं हो और बाहर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप 50 साल बाद आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। आप एक जनरेशन के बाद आपके बच्चे और उनके बच्चों में कोई अंतर नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपका कल्चर वल्चर सब प्रोटेक्टेड रहेगा टू सर्टेन एक्सटेंट, बट वहाँ पे एवरीथिंग विल बी गॉन, ठीक है। तो एक ये है अल्कोहलिज्म, एक सबसे बड़ा अल्कोहलिज्म का तो क्या ही है, वो तो मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है, उसका क्या है। लेकिन सबसे बड़ा है जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ड्रग्स का तो हो ही रहा है लेकिन गैंगस्टरिज्म बहुत हो रहा है। ये मतलब अब हर कोई उठ के मतलब फिरौती मांगने लग जाता है, ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन है, इसके लिए मैं ज़्यादा कंसर्न इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक बढ़िया सा 1 साल 2 साल का अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो एनकाउंटर टाइप का जो हो। ये पहले भी कंट्रोल हुआ है। ये बीच में भी इशू बड़ा था लेकिन ये तब भी हो गया था एक्चुअली। ये जब तब भी शायद यही कारणों से ही बड़ा होगा, उठा होगा, तो उस समय भी सिमिलर कारणों से उठा होगा। अच्छा, ये एक्चुअली जब होता है, जब ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जब होता है ना, जब पंजाब का भी यार, ये हरियाणा में क्या हुआ था कि जब चौटाला राज था तो उस टाइम पे ये बहुत हुआ, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी ये वो नहीं था कि स्ट्रिक्ट पुलिस है तो आपको कुछ कर दे, मतलब हर कनेक्शन से आप वो बन जाते थे। और ये हर एक मतलब एरिया में किसी ना किसी एरिया की गुंडागर्दी चलती रहती थी। मतलब बस में चढ़ गए, टिकट नहीं दिया, अच्छा कौन से गांव से है, इस गांव से हूँ, अच्छा तो रहने दे, मतलब डरते थे लोग। तो ये एक नेचुरल जो स्टेट पावर है ना, वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो उसकी वजह से 2004-05 के बाद बहुत हर कोई अपने आप को मतलब डिफाई करता था लॉ को और इम्प्यूनिटी से करता था। तो ये बहुत सारे गैंगस्टरिज्म बढ़ गया था। तो वो 1-2 साल में इनको जब एनकाउंटर शुरू किया हुड्डा ने, तो विदिन 2 years 3 years वो कंट्रोल में आ गया। हालांकि फिर वो जो उसके बेटे की एंट्री हो गई, दीपेंद्र हुड्डा की एंट्री हो गई, और वो उसका नेचर ऐसा था, ही वाज ऑलवेज इन द अमंग द पीपल। तो मतलब देयर वाज अ थ्रेट कि भाई कभी इसको ही ना गैंगस्टर को ही उड़ा दे। पॉलिटिकल पैट्रोनेज अगर नहीं मिलता है तो फिर लाइन पे आ ही जाता है मामला। दैट्स व्हाई योगी इज एबल टू डू इट, दैट्स व्हाई इट्स एक्सपेक्टेड कि जिनके मतलब तो सभी से एक्सपेक्टेशन वही हो गया कि भैया बुलडोजर चलेगा सीधा। हाँ, अब वो एक्चुअली बोथ इन पंजाब एंड हरियाणा जो योगी जी की अपील है लॉ एंड ऑर्डर की, वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के बिना आप डेवलपमेंट का नैरेटिव चला ही नहीं सकते। और एक सबसे बड़ा जो नहीं होगा तो फिर आपका नौकरियां, डेवलपमेंट सब वो होगा कैसे? सच बात। सबसे बड़ा जो कंसर्न हरियाणा में इन सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये मैनेज हो सकती हैं। जो विक्टिमहुड का जो हम बात कर रहे थे ना कि वो नहीं है, हर चीज पे प्रोटेस्ट करने का जो कल्चर शुरू हो रहा है ना, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई ना कोई कोहोर्ट, कोई भी अपनी डिमांड लेके सड़क पे नहीं उतर रहा है। ऐसा हो गया, मतलब आज सरपंच जा रहे हैं, कल ओपीएस के लिए हो रहा है, परसों किसी बात पे हो रहा है। मतलब ऐसा तो ये एक और चीज है, प्रदर्शन कल्चर जो बन गया, प्रदर्शन कल्चर जो फार्मर एजिटेशन के बाद शुरू हुआ है। तो ये होते हैं इल इफेक्ट व्हेन यू एग्री टू इरेशनल डिमांड्स, व्हेन यू बो डाउन टू इरेशनल डिमांड्स, तो आपका जो डिमांड का वो है ना, वो बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आखिरी सवाल, 2026 में हरियाणा राज्य के स्थापन के 70 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। अभी आज से 3 साल और की बात है। आप ऐसा क्या देखते हैं हरियाणा के लिए जो मतलब 70 वर्ष की उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा? 2 या 3 ऐसी बातें, पहले आप और फिर आप। अच्छा, उपलब्धियाँ मेरे ख्याल से जिस कंडीशन में ये था 66 में जो मिला था और आज 2023 में या 3 साल बाद भी हम कह लें, तो एक मतलब बिल्कुल ही फर्श से अर्श की जर्नी इसकी रही है।
आज इसने थोड़ा मुकाम हासिल किया है, एक अपनी आइडेंटिटी जो है हरियाणवी आइडेंटिटी, लोग शर्मिंदा नहीं है अपने आप को बताने के लिए, ये भी एक चेंज आया है। पहले तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बाय एंड लार्ज हम कहते थे 60s में ना अकाल पड़ा था, बड़ा बेकार दौर रहा इंडिया के लिए, जनरली बड़ा बेकार दौर था, 2 वॉर हुए। फिर तो मेरे पापा जैसे बताते थे कि यार हम दाने मांगते थे जाके आपस में ना, लोग ऐसी हालत थी, क्योंकि तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी इतना कुछ दिया कि फूड सेल्फ सफिशिएंसी होगी हमारी, कि पेट भरने लगे हम, ना सिर्फ अपने पेट भरे, देश के पेट भरा। और तीसरा, आजकल हमारे लोग जो सिर्फ स्टीरियोटिपिकल की भाई सली मास्टर हो सकते हैं या बस में ड्राइवर या कंडक्टर हो सकते हैं, वो तो है ही, उसके अलावा अलग अलग फील्ड्स में बच्चे, सही बात है, तो वो उन्होंने ग्लास सीलिंग भी तोड़ी है। सच तो उनके लिए मतलब एक वो था कि एक मोबिलिटी जो अचीव की है ना, वो सिर्फ एक जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई, और उन्होंने समझाया है कि भाई एजुकेशन की वैल्यू समझी है, आगे बढ़ने की वैल्यू समझी है। तो एक स्पिरिट है ध्यान में ना लाइफ में इम्प्रूव होने की, बिल्कुल अपना। तो ये मेरे ख्याल से जिस कंडीशन मिला था और जिस कंडीशन में आज हैं, तो मैं उससे कहूँगा कि मतलब बहुत बेटर आया। और हरियाणा मतलब, मैं स्पोर्ट्स की तो लोग एक ही स्टोरी बताते हैं कि भाई स्पोर्ट्स का ही है हरियाणा, ऐसा नहीं है। अगर आप आज भी देखोगे तो इतनी जगह जगह हरियाणवी लोग आपको मिलेंगे काम करते हुए। अरियन भाई, ये 100 एपिसोड हो गए हैं पॉडकास्ट के, ठीक है। 20 साल पहले, 15 साल पहले शायद कोई और सोचता सही बात कि कोई हरियाणा का लड़का भी जो है मतलब नेशनल लेवल का कोई पॉडकास्ट चला रहा है। बिल्कुल। तो ये भी एक मिसाल है, ये भी एक एग्जांपल है। अब ये भी उसी चक्कर में घुस जाते हैं विक्टिम उड़ के या नैरेटिव के, कि एक ही बातें बार बार रिपीट कर रहे हैं या लार्जर अपना चीज देख ही नहीं रहे लाइफ में। तो हमने तो एक टिपिकल हरियाणवी जो कभी कभी हरियाणा की बात करता है, बाकी देश के मुद्दों में घुसा रहता है, वो है। लेकिन इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की, बहुत अच्छा बोला निशांत भाई ने, लेकिन मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, जो इकोनॉमिक पावर बना है हरियाणा, उसमें आप देखिए वो ठीक है, इकोनॉमिक पावर बना, बहुत सारी स्टेट्स ने प्रोग्रेस किया, लेकिन जैसे मैं ये एक मैप देख रहा था, आपने देखा होगा, बहुत फेमस हो रहा है एक मैप, वायरल हो रहा है, जिसमें सदर्न स्टेट्स में दिखा रहा है कि हम 100 पैसा सेंटर को भेजते हैं तो हमको, तो सब लोग बोल रहे हैं तेलंगाना वाले 18 पैसे मिलते हैं, हमको 20 पैसे मिलते हैं, तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं 22 पैसे मिलते हैं, यूपी को 300 कुछ रुपया मिल रहा है, 137 रुपया मिल रहा है। तो मैं बोलता हूँ भाई, हमको तो तुमसे भी कम मिल रहा है, हम 100 रुपये बेचते हैं, 100 रुपये बेचते हैं, 8 रुपये वापस मिलता है, ठीक है, और हम भी रोते नहीं है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने हरियाणा के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया मुझे, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत आभार। और आशा करता हूँ आप दोनों अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहें, हरियाणा तरक्की करे, हरियाणा के माध्यम से देश तरक्की करे। और बस अब जय हरियाणा भी बोलने लग गए हैं लोग। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हिंद। चलो।